नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण का संज्ञा प्रकरण विषय पर वर्ण विचार बिंदु चल रहा है, जिसमें हमने वर्ण विचार से संबंधित जितने भी तथ्य, बिंदु और जानकारियाँ बन सकती थी, सारा कुछ बेसिक से हमने आपको समझाया है। तो साथियों, वर्ण विचार पूर्ण होने के बाद हमने आपके लिए वर्ण विचार से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। तो चलिए आज हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है, कितने खंडों में बांटा है? तो साथियों, वो 14 खंडों में बांटा है। कितने खंडों में बांटा है? 14 खंडों में। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णा सन्ति? संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णा सन्ति? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, संस्कृत वर्णमाला में हमारे 50 वर्ण हैं। यदि कहीं प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए और 50 ना दिया जाए तब आप 49 लगाएंगे, वरना 50 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि विचारानुसार संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णा सन्ति? महर्षि पाणिनि के विचार के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? देखिए, ये हमने आपको बताया भी था, इसमें 63 से 64 वर्ण हैं। जब हमारा लिरि प्लुत स्वर का उसमें योग होता है तब जाके 64 वर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, कादयो मावशानः वर्णा सन्ति? कादयो मावशाना वर्ण हैं, कौन से वर्ण हैं? वो हमारे साथियों हैं स्पर्शा। कौन सा? स्पर्शा। ये एक सूत्र है, कादयो मावशाना, का आदि में और माँ अवसान माने अंत में, का आदि शुरुआत में और माँ अंत में जो हो वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श। हमने बताया का से लेके माँ तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संस्कृत वर्णमालायां स्वरस्य संख्या अस्ति? तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हमारा जो अच प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार है साथियों? अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो महर्षि सूत्र हैं वो है अयुण, ऋलिक, यौंग, अयौच। तो ये जो 4 महर्षि सूत्र हैं, इन्हीं महर्षि सूत्र, शुरुआती महर्षि सूत्रों से जो प्रत्याहार अच प्रत्याहार बनता है उसके अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 9 स्वर वो हैं। तो ये हमारा इसका आंसर होगा पहला का। अगला प्रश्न है साथियों, संस्कृत वर्णमालायां ह्रस्व संख्या अस्ति? संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्वों की संख्या कितनी है? तो साथियों वो है 5। कितनी? 5। तो अब कैसे, देखिए, पहला सूत्र है अयुण, दूसरा सूत्र है ऋलिक। तो अ ई उ री लिरी, ये 5 वर्ण हैं जो हमारे शुरुआती 2 महर्षि सूत्रों से बनते हैं। एक मात्रिक वर्ण करते थे, एक मात्रिक वर्ण कहलाता है एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ, त्रिमात्रिक प्लुत और अर्धमात्रिकम क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन जो बड़ा है वो आधी मात्रा का है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा एक मात्रिक का ह्रस्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायां दीर्घ स्वरस्य संख्या अस्ति? संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वर की संख्या होती है। तो साथियों, इस बात को ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 4। यदि आप इसमें प्रत्येक ह्रस्व स्वर कौन कौन सा, आ ई उ री, इनका आप वर्ण जोड़ देते हैं तो जाके ये 8 होगी, वरना कितनी संख्या होगी? इसमें 4 संख्या होगी। अगला है प्रश्न, जिह्वा मूलीय वर्ण अस्ति? जिह्वा मूलीय वर्ण कौन सा होता है? देखिए, जिह्वा मूलीय होता है का वर्ण और खा वर्ण। तो ये जिह्वा मूली में का वर्ण आता है, तो पहला सही है। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्णे कति मात्रा भवति? व्यंजन वर्ण में कौन सी मात्रा होती है? तो इस वो हम आपको बताए हैं, आधी मात्रा, अर्ध मात्रा। अगला है, अनुनासिक वर्णों उच्चारणे सहायकौ स्तः? अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक है मुख और नासिका दोनों, है ना? कौन सा है? मुख नासिका दोनों। तो इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्धस्वर संथि? अर्धस्वर है, इसमें से अर्धस्वर कौन कौन से कहलाते हैं? या और वा दोनों, या और वा दोनों हमारे अर्धस्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर अस्ति? ह्रस्व स्वर कौन सा है? ये जो नीचे ह्रस्व स्वर दिए हैं, आ, ए, का। देखिए, आ तो नहीं है, दीर्घ स्वर है, ए भी दीर्घ स्वर है, का व्यंजन है हमारा,
और आ हमारा इसमें ह्रस्व स्वर है, आ हमारा ह्रस्व स्वर है, इसमें तो घा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पर्श वर्णा के, स्पर्श वर्णा के, देखिए स्पर्श वर्णा बताया था कादयो मवसाना, है ना, कादयो मवसाना ये सूत्र है। स्पर्श व्यंजन का आदि में और माँ अवसान माने अंत में जहां होता है प्रयुक्त वो स्पर्श वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से आधारा संति, भाषिक ध्वनि में वर्गीकरण किया गया है, आधार है उसका, वो कौन सा है? तो वो साथियों है स्थान प्रयत्न करणानी, स्थान प्रयत्न, स्थान उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर और कर्ण के आधार पर, तो इसमें साथियों हो जाएगा गा। अगला है कस्य भाषा परिवार से सर्वाधिक प्रयुक्तारः संति, कौन सी भाषा है जो परिवार से सर्वाधिक प्रयुक्त हुई है? तो वो है भारोपियो परिवार से, भारोपियो परिवार से। अगला है ककारस्य घोष रूपम अस्ति, ककारस्य, देखिए ककार, ककार का से कबूतर नहीं कहते हैं, का से ककार, आ से अकार, सा से सकार, तो ये ककार जो वर्ण है घोष, इसका घोष रूप कौन सा होगा? देखिए घोष रूप क्या है, एक होता है अघोष, एक घोष, घोष अघोष, तो इसमें हमारे अघोष जो होते हैं पहला दूसरा वर्ण, और घोष जो होता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो पहला दूसरा, तो देखिए इसमें का पहला वर्ण है और का पहला वर्ण है, और का घोष में आएगा तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण का क्या होगा? गा, तो इसमें आ जाएगा हमारा गा। तो इसमें दिया देखिए सा खा धा से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें जो गा है इसका घोष वर्ण हो जाएगा हमारा गा। अगला है विवृत स्वरा संति, विवृत स्वर कौन से होते हैं? विवृत स्वर हम आपको बताए थे, विवृत स्वर हैं का, आ और दीर्घ आ। अगला है वियोगात्मक भाषा अस्ति, वियोगात्मक माने वह भाषा जो विदेशी भाषा है, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, लैटिन, तो इसमें हमारा आ जाएगा लैटिन। अगला है ऊष्म वर्णा संति, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, देखिए ऊष्म वर्ण वो होते हैं शल प्रत्याहार, हम समझाए थे आपको सल प्रत्याहार, और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले दो महर्षि सूत्र श, श, स, र और हल, तो ये हमारे आ जाते हैं दो महर्षि सूत्र। तो इसमें से इति संज्ञक वर्णों को छोड़ दें आप, तो श, क्ष, स, ह, ये चार महर्षि सूत्र हैं, वो हमारे हो जाते हैं ऊष्म वर्ण। अगला है प्रश्न च वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है, देखिए चा वर्ण का उच्चारण स्थान इच्युयशानाम तालु, सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, इच्युयशानाम, इच्युयशा नाम तालु, देखिए इच्युयशा नाम तालु, तो चा वर्ग किस में आता है? इसमें देखिएगा आपको मिल गया, तो तालु, चा वर्ग किस में आएगा साथियों? तालु में। अगला प्रश्न है वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, हमने आपको सूत्र बताया था वकारस्य दंतोष्ट, वकारस्य दंतोष्ट, तो इसमें से 22 में कौन सा हो जाएगा सही? गा। अगला प्रश्न है ओष्ठ वर्णो कथ्यते, ओष्ठ वर्ण कहलाता है, देखिए इच्युयशा नाम, इच्युयशा नाम तालु, उपधमनिया नाम ओष्ठो, लिरी तुलसा नाम दंत और रिटुलसा नाम मूर्धा, तो आप समझ गए। अब ओष्ठ वर्ण है उपधमनिया नाम ओष्ठो, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? खा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाप्राण अस्ति, इनमें से महाप्राण है, महाप्राण है, तो महाप्राण इसमें से हो जाएगा, देखिए टा पहला वर्ण है, ना होगा नहीं, नासिक वर्ण है, और अगला जा हमारा होगा नहीं, तो इसमें खा है। मतलब महाप्राण और अल्पप्राण क्या होते हैं? देखिए अल्प प्राण जो होते हैं, अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण साथियों होते हैं दूसरा और चौथा। तो देखिए खा कौन सा है? दूसरा, टा कौन सा है? पहला, है ना कौन सा है? पांचवा, तो ये सब अल्प प्राण के हैं। जा भी आपका च छ ज तीसरा, तो ये आपका आ जाएगा अल्प प्राण में, तो खा जो है वो दूसरा है महाप्राण में। तो ये आप समझ गए होंगे साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है इच्युयशा नाम
इचुएशानां किम स्थानम अस्ति, इचुएशानां किम स्थानम अस्ति। देखिए इचुएशानां क्या होता है, हम आपको ये बताए थे तालु। इचुएशानां क्या होता है, तालु। ए ऐ वर्णयो उच्चारण स्थानम भवति, ए ऐ वर्णयो उच्चारण स्थानम अस्ति। ए ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए समझिएगा इसको। ए हमारा जो एक संयुक्त स्वर है, इसका संयुक्त वर्ण है आ और ई। अब देखिए जो आ होता है वो हमारा कंठ से उच्चारित होता है और ई हमारा जो है वो तालु से उच्चारित होता है। तो पहला हमारा जो ए वर्ण है, ए और ऐ वर्ण है, वो कंठ तालु से उच्चारित होंगे। तो इसका 26 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। अगला साथियों, हकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। हकार का उच्चारण स्थान है, देखिए हकारस्य एक सूत्र है, हम जो आपको बताए थे, अकुह अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो आ का वर्ग, हा विसर्ग, ये सभी किसमें आते हैं साथियों, कंठ में आते हैं। तो हमारा हकार मान हा किसका है, कंठ का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम कति अंतस्था वर्णा सन्ति। संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्ण में कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं साथियों, तो उसमें वर्ण है 4। कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। अगला है, ऋकारस्य उच्चारण स्थान किम। ऋकार का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऋकारस्य ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम। री टावर्ग रा और ये शा, षटकोण वाला शा, ये किस में आता है हमारा, ये साथियों मूर्धा में आता है। तो ऋकारस्य टावर्ग रा और शा ये मूर्धा में आता है। अगला प्रश्न है साथियों, तावर्गस्य लकारस्य उच्चारण स्थानम किम। तावर्ग का लकार, तावर्गस्य लकारस्य, तावर्ग का जो लकार है उच्चारण स्थानम किम, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ला का क्या होगा, दंत ही होगा। लिरितुलसा नाम दंता, इसको भी समझ लें, लिरितुलसा नाम दंता। तो लिरितुलसा नाम, लिरि तावर्ग ला और ये सा है ना, ये किस में आएंगे हमारे साथियों, दंत में आएंगे। अगला है, ग्रिम नियमानुसारेण पूर्व जर्मनी कहा गकारस्य उच्च निरूपम अस्ति। तो ये साथियों उच्च निरूपम अस्ति जो है वो वर्ण हमारा का है। कौन सा वर्ण है, का। अगला है, तकारस्य घोष रूपम अस्ति। तकार का घोष रूप होगा। तकार का घोष रूप साथियों क्या होगा, देखिए घोष रूप में हमने पता घोष होता है, घोष कौन सा होता है, तीसरा चौथा पांचवा। जो घोष हैं वो हमारे तीसरा चौथा पांचवा है, घोष तीसरा चौथा पांचवा, और ता है हमारा पहला। तो ता का तीसरा क्या होगा, ता था दा, इसमें दा है तो इसमें साथियों दा है, तो ये हो जाएगा इसका गा सही। अगला है, एक भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो स्वर निचले भाग से, और जो स्वर निचले भाग से बोले जाते हैं साथियों उनको हम क्या कह देते हैं, अनुदात्त कह देते हैं, उनको हम अनुदात्त कह देते हैं। अगला है, दंतस्य दंत्यवर्ण, दंत्यवर्णस्य अस्ति, दंत्यवर्णस्य अस्ति, इसमें से दंत्यवर्ण कौन सा है। अब इसको समझ लेंगे साथियों, दंत्यवर्ण कौन सा है हमारा। तो देखिए, इचुएशानाम तालु, इचुएशानाम तालु। अकुह का वर्ग में आ गया ग, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। उपूप पा वर्ग में आ गया वा, उपूप धमनीय नाम उष्ठव। और धा आता है ता वर्ग में, तो लितुल ता वर्ग लितुल सा नाम दंता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा घा सही हो जाएगा। लिरि वर्णा उच्चारण स्थानम अस्ति, लिरि वर्ण का उच्चारण स्थान है। लिरि वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है साथियों, मूर्धा दंता तालु। तो देखिए साथियों हम आपको बताए थे लिरितुलसा नाम ता, लिरितुलसा नाम दंता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, खा सही होगा, दंता। अगला है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो कंठ हो जाएगा। उ स्वरस्य उच्चारण स्थान अस्ति, उ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए उ स्वर उपूप दमनीय नाम ओष्ठ, तो इसका साथियों पहला ही ओष्ठ हो जाएगा।
अगला है महासो सूत्रों की संख्या कितनी है। साथियों ये आपको बहुत अच्छे से पता है, महासो सूत्रों की संख्या 14 है। और आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में इसको क्रम से महासो सूत्रों का क्रम ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, इसको क्रम से लिखिएगा आप सब लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ वर्ण है। निम्नलिखित में से अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण कौन सा होता है? देखिए अंतःस्थ वर्ण होते हैं य र ल व। हमारा यण प्रत्याहार जो है वो अंतःस्थ है। यण प्रत्याहार हाइवरट और लण, ये हमारे पहला, पांचवा और छठा जो महासो सूत्र है हाइवरट और लण, तो ये या से लेकर लण के अणा तक के य व र ल, इस संज्ञा को छोड़ देंगे, टा और अणा को छोड़ देंगे, य व र ल, तो ये हमारे हो जाएंगे अंतःस्थ वर्ण। तो इसमें देखिए हा नहीं है, गा नहीं है, वा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों? वा सही हो जाएगा। अगला है इण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। इण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो साथियों इण प्रत्याहार में देखिए इसको समझने की थोड़ा जरूरत है। देखिए इण प्रत्याहार तक के हम सभी महासो सूत्रों को यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए अ ई ऊण, अगला है री लिरिक, अयुण रिलिक, ई योंग, साथियों फिर अयौच, फिर साथियों हाइवरट, फिर लण। अब देखिए इसमें कितने वर्ण हो जाएंगे? अयुण रिलिक, इयोंग, अयौच, हाइवरट, लण। तो ये लण तक का इण है ना, तो ई से गिनिएगा, ई उ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो कुल मिलाकर साथियों कितने वर्ण हो जाएंगे इसमें? कुल मिलाकर साथियों इसमें हो जाएंगे 13 वर्ण। कितने? 13। हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा 13 गा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है। कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है? तो देखिए महाप्राण हमने बताया दूसरा चौथा जो वर्ण है, दूसरा और चौथा वर्ण महा, और पहला तीसरा और पांचवा विषम वर्ण अल्प प्राण होते हैं साथियों। तो ये दूसरा चौथा देखिए इसमें सा, श, ख या नहीं है ना, इसमें लिखा है निम्न में कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है। तो देखिए शा भी महाप्राण है, और देखिए ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं, और अंतःस्थ वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें से महाप्राण नहीं है, तो अंतःस्थ अल्प प्राण कौन सा होगा? तो साथियों जो हमारे अंतःस्थ वर्ण हैं वो हमारे अल्प प्राण में आते हैं। तो हमारा इसका घा सही हो जाएगा। या अगला है अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? देखिए अयुण रिल्विक, अयुण, अयुण और रिलिरिक, इसको छोड़ दीजिए अयुण रिलिरिक को, तो आ ई उ री लिरी, तो ये हमारे कितने वर्ण हो जाएंगे साथियों? 5 वर्ण हो जाएंगे। इत संज्ञक वर्णों को हम छोड़ेंगे। अगला है जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। जश, अब देखिए जश, ज एक सूत्र है साथियों, ज व ग ड द श, तो कितने वर्ण है? ज व ग ड द, 5 वर्ण हैं। तो इसमें तो ज झ नहीं है, ज व ग ड नहीं है। अगला है ज व ग ड दश नहीं है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों? घा सही हो जाएगा। कौन सा? घा, जब गड द। ईशत स्पृष्ट वर्ण हैं, ईशत स्पृष्ट साथियों, ईशत स्पृष्ट वर्ण कौन से होते हैं? ईशत स्पृष्ट, देखिए ईशत स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत हमारा पहला तीसरा पांचवा विसर्ग मतलब विषम, और कौन से? अंतःस्थ आते हैं। और ईशत विवृत में कौन से आते हैं साथियों? ईशत विवृत में दूसरा चौथा वर्ण अर्थात सम वर्ण, और कौन सा आता है? और हमारा ऊष्म वर्ण श, क्ष, स, ह, ये आते हैं। तो ईशत स्पृष्ट की बात करेंगे साथियों तो हमारा इसमें य व र ल हो जाएगा, और ईशत विवृत वर्ण है इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऊष्म हो जाएंगे। कौन सा? ऊष्म। तो साथियों 45 भी हो गया हमारा प्रश्न। अगला है विवारा श्वासा अघोष चाह वर्णों का प्रत्याहार है। विवारा श्वासा अघोषचा, देखिए एक सूत्र है खरो 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 विवारा, विवारा श्वासा अघोषच, अघोषच, तो खर प्रत्याहार
हमारा क्या होगा, विवारा श्वासा अगोष्ठा खर प्रत्याहार। और शल ऊष्माणा सूत्र के वर्णों की संख्या है। शल ऊष्माणा सूत्र के वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए श श शर हल, तो कितने हैं? श श स ह, कितने हो जाएंगे सूत्रों की संख्या साथियों? 4 हो जाएगी सूत्रों की संख्या। तो साथियों ये हमारे वर्ण विचार से संबंधित परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे, जो किसी न किसी टेट, सुपर टेट और अन्य कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो हमने आपको यहाँ चुनकर समझाए, बताए। तो साथियों वर्ण विचार से संबंधित जितने भी क्रम से बारीकियां थी मैंने आप तक साझा की, और साथियों वर्ण विचार से संबंधित मैंने प्रश्नावली भी आपको दी। और संज्ञा प्रकरण से अगला बिंदु जो है उसको हम जल्द ही लेके आएंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी कुछ लाभ हो। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।